हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन और आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। तो चलो गाइस, चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के लेक्चर 5 को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पहला हेडिंग है, इसका मैं यहाँ पे डेरिवेशन कराने वाला हूँ। यह है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, यहाँ मैंने एक प्लस क्यू आवेश लिया है और इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, वहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई आवेश रखा हुआ है कहीं, तो उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनता है। अब उस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश अगर वहाँ पे आएगा तो वो एक बल को महसूस करेगा। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो कि प्लस क्यू आवेश से आर डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट P लिया है। यहाँ पर मैंने एक परीक्षण आवेश को रखा है। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी आवेश के कारण अगर किसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उस पॉइंट पर आपको परीक्षण आवेश रख के उस पर फोर्स की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद जो परीक्षण आवेश का मान है उससे उसको भाग दे देना है। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उस पॉइंट पे। तो इस पूरे डेरिवेशन में मैं वही करने वाला हूँ जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक आवेश है और इस आवेश को मैंने एक K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। फिगर में आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने प्लस Q से R दूरी पर मैंने Q0 एक परीक्षण आवेश रखा है, तो उस पर फोर्स F लगा है। उसकी दिशा बाहर की तरफ है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये P प्लस Q है और जो परीक्षण आवेश होता है वो प्लस होता है, तो ये आपस में प्रतिकर्षित करेंगे तो फोर्स की दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। मैंने इस प्लस क्यू पर जो लगने वाला फोर्स है उसका मान मैंने कूलॉम के नियम से निकाला है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैंने प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट पर लगने वाले वैद्युत बल को कूलॉम के नियम से निकाला है। तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 K, क्योंकि इस जो मीडियम था उसका परावैद्युता का मान K था, तो मैंने यहाँ K लगाया है, इंटू Q पहला आवेश इंटू Q2 जिस पे हमें बल निकालना है, Q2 अपॉन जो बीच में जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया है। ये जो फॉर्मूला है वो कूलॉम का नियम होता है। तो ये फोर्स जो निकल के आया है वो है 1/4πε0 K Q0 अपॉन R स्क्वायर। और इसकी जो दिशा है वो आप देख सकते हो कि ये आपस में प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो बाहर की तरफ फोर्स की दिशा होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि मुझे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना था, तो इस पॉइंट पर मैंने परीक्षण आवेश पर फोर्स की वैल्यू निकाल ली है कूलॉम के नियम से। अब मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम जानते हैं कि जो तीव्रता होती है वो किसी पॉइंट पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होती है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है बराबर F/Q0। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो मैंने इसी फॉर्मूले को यूज किया है। F की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो मैंने F की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट किया है। तो जैसे आप पुट करोगे तो Q0 से Q0 कट जाएगा। यहाँ पर जो इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो होगी E बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, इसकी हेल्प से आप एक किसी बिंदु पर किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, अगर आपको बीच की दूरी यानी डिस्टेंस पता हो। और अगर ये आवेश अगर हवा में रखे हुए हैं तो हवा के लिए जो परावैद्युतांक का मान यानी K का जो मान होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, तो इसकी जो दिशा होगी वो दिशा होगी जो परीक्षण आवेश पर जो बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यानी ऊपर जो आप फिगर में देख रहे हो कि परीक्षण आवेश पर जो बल की दिशा है वही उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने का एक और तरीका है कि जो भी आवेश रखा हुआ है पहले वो देखो कि ये कौन सा प्लस आवेश है या माइनस आवेश है। अगर प्लस होगा तो वैद्युत बल रेखाएं उससे बाहर निकल रही होंगी, तो उसके चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो।
और अगर वो जो आवेश है वो माइनस क्यू है तो माइनस क्यू के अंदर जो बल रेखाएं होती हैं वो उसके अंदर आती हुई प्रतीत होती हैं, उसके सेंटर की तरफ होती हैं। तो यहाँ पे इसके चारों तरफ कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होगी, जैसा कि आप फिगर 2 में देख सकते हो। तो आप बल रेखाओं की हेल्प से भी आप किसी आवेश के कारण किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकाल सकते हैं। आगे हेडिंग है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी रिजल्टेंट्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की सिचुएशन तब बनती है जब सपोज किसी एक माध्यम में अगर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, इसमें 3 आवेश हैं तो और एक बिंदु P है। तो इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अलग अलग आवेश के कारण अलग अलग होगी, कि Q1 के कारण कुछ वहाँ पे तीव्रता होगी, Q2 के कारण वहाँ पे कुछ तीव्रता होगी और Q3 के कारण वहाँ पे कुछ तीव्रता होगी। तो जब एक बिंदु पर बहुत सारी तीव्रताएं एक्ट करती हैं तब वहाँ पे हमें परिणाम निकालने की जरूरत पड़ती है कि इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर कहीं फिर इस तरह की सिचुएशन बनती है तब उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो अलग अलग आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होगी। उस बिंदु पर जो भी तीव्रताएं कार्यरत हैं उसको सदिश रूप में कन्वर्ट करो और सबको जोड़ दो, वहां से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी वो तुम्हारी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। जैसा कि इससे पहले मैंने फोर्स के लिए ये चीज निकाली थी कि परिणामी वैद्युत बल क्या है, तो क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल दोनों ही जो है सदिश राशि है, तो सदिश राशि जब किसी एक पॉइंट पर बहुत सारी एक्ट करती हैं तब जब हम परिणाम निकालते हैं तो हमें उनको सदिश योग के बराबर करना पड़ता है। तो वही हमें यहाँ पे करना। अगर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं और वहीं पर एक पॉइंट है, विभिन्न जो आवेश है उनके कारण उनकी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E1, E2, E3, E4 डॉट En है, तब हमें वहाँ पे रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम उसको ऐड कर देंगे, यानी E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट En, सब ये सदिश योग है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम आगे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक 3 आवेश लिए हैं, 4Q, -3Q और 1Q, और इनकी जो पोजीशन है वो इस तरह से है। और यहाँ पे मैंने एक बिंदु P लिया है, इस पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है, ये किस तरह से किस एंगल पर लगी हुई है वो सब दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि प्रत्येक आवेश के कारण पहले हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसको सदिश रूप में कन्वर्ट करेंगे और ऐसे ही तीनों आवेश के साथ करेंगे। उसके बाद जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप है उसको हम तीनों को जोड़ देंगे। तो उसके बाद जो भी सदिश निकलेगा वो तुम्हारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कि 4C आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पॉइंट P पर कितनी होगी, उसको मैंने यहाँ E1 माना है। तो E1 निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया है कि 1/4πε0 Q/r²। यहाँ Q की वैल्यू जो है 4C है और R जो है यहाँ पे दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और जो आवेश है वो कूलाम दिया हुआ है, कूलाम। तो 4C आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली है, सारी वैल्यूओं को पुट किया है। और हम जानते हैं कि 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है। तो यहाँ मैंने ये सॉल्व किया है, तो E1 की जो वैल्यू आई है वो है 9 × 10⁻13 न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक है। अब इस E1 का जो मान आया है, यानी 4C आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकली थी उसको हमें सदिश रूप में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इसकी दिशा होगी, क्योंकि 4C जो है वो प्लस आवेश है, तो P पर इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, E1 जो है P से बाहर की तरफ लग रहा है। अब E1 को हम सदिश रूप में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि जो E1 की दिशा है वो ना तो x अक्ष के अनुदिश है ना y अक्ष के अनुदिश है, ये x और y के बीच में है। तो जब इस तरह से कोई सदिश एक्ट करता है तो हम इसको जब सदिश रूप में कन्वर्ट करते हैं तो मैंने बताया था कि इसको पहले कंपोनेंट करते हैं, उसके बाद जो कंपोनेंट x और y दिशा में होते हैं फिर उनके वहाँ पे एकांकी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर वेक्टर वाला अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आए यहाँ पे,
तो आप मेरे मैंने काफ़ी पीछे वीडियो बनाए हुए हैं सदिश राशियों के ऊपर, वेक्टर क्वांटिटीज़, तो वो आप पहले उसको पढ़िए, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करिए। तो इस आप दूसरे फिगर में आप देख सकते हो कि E1 का जो वैल्यू है वो कार्यरत है तुम्हारा एक्स अक्ष से 30 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ मेरे पास पहले से एंगल दिया हुआ था, तो मैंने इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया है और यहाँ से एक्स अक्ष के साथ जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री आएगा। अब इस E1 के हम कंपोनेंट करेंगे, तो जिस दिशा में के साथ हमारा एंगल बनता है उस दिशा में हमारा cos थीटा का घटक आता है, और उसके परपेंडिकुलर वाली दिशा में sin थीटा का घटक आता है। तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष की दिशा में हो जाएगा E1 cos 30, और ये बाई अक्ष की नेगेटिव दिशा में आ जाएगा E1 sin 30। तो E1 को मैंने यहाँ पे सदिश रूप में कन्वर्ट किया है, तो ये हो जाएगा E1 एरो, जब सदिश रूप में करते हैं तो उसको ऊपर एरो लगाते हैं, बराबर E1 cos थीटा, यानी मैंने जो E1 वाला cos थीटा वाला जो घटक है वो हमारा एक्स अक्ष की दिशा में है और एक्स अक्ष की प्लस दिशा में है। तो मैंने यहाँ पे उसका एकांकी वेक्टर, यानी जो एक्स अक्ष का जो एकांकी वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, तो मैंने यहाँ पे आई कैप के साथ इंटू किया है, क्योंकि प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। उसके बाद मैंने क्या किया है कि E1 sin थीटा की जो दिशा है वो माइनस बाई अक्ष पे है, और बाई अक्ष का जो एकांकी वेक्टर होता है वो जे कैप होता है, तो मैंने यहाँ पे उस मान के साथ जे कैप का इंटू किया है, और क्योंकि ये माइनस नेगेटिव दिशा में तो मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है और दोनों को ऐड किया है। ये मैंने शॉर्ट किया है इसको जल्दी से। तो यहाँ पे E1 का जो सदिश रूप है वो आएगा E1 एरो बराबर E1 cos थीटा आई कैप माइनस E1 sin थीटा जे कैप, और आगे थीटा की वैल्यू मुझे पता है और E1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो मैंने आगे इसको सॉल्व किया है। तो E1 का इस तरह से मान आया है, इसको कहेंगे कि E1 का ये सदिश रूप में मैंने कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही आगे अब मैं निकालूंगा -3 कूलाम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, इसको मैंने E2 माना है। तो इसका मान निकालने के लिए मैंने सीधा फॉर्मूला लगाया है 1/4πε0 Q/r²। Q की वैल्यू हमें पता है, R की वैल्यू पता है 4 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करके वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है, और इसको जब सॉल्व किया है तो E की वैल्यू जो है E2 की जो वैल्यू है वो आई है E बराबर 1.6875 10⁻13 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। अब हम जब इसकी दिशा निकालेंगे तो -3Q जो है वो एक नेगेटिव ऋणात्मक आवेश है, और जिस बिंदु P जो है वहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वहाँ पे हमने परीक्षण आवेश रखा था, तो उस पर जो बल की दिशा होगी वो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं U2, यानी अंदर की तरफ, यानी ये आपस में आकर्षण करेंगे। तो इसमें E2 की जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ ना होकर -3Q की तरफ होगी। तो अब इसको जब हम E2 को जब हम सदिश रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो सदिश रूप में कन्वर्ट करने का सीधा सा ये है कि जिस दिशा में तीव्रता है इनटू उस दिशा का एकांकी सदिश से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि जो E2 की दिशा है वो नीचे की तरफ, यानी -बाई-H पर है, तो बाई-H का एकांकी सदिश होता है जे कैप, और क्योंकि ये ऋणात्मक दिशा में तो ये मैंने यहाँ पे माइनस लगा के जे से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो E2 का सदिश रूप जो आया है वो -1.6875 × 10⁻13 जे आया है। ऐसे ही आगे एक कूलाम आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो मैंने E3 माना है यहाँ पे। सिमिलर इसमें भी करना है, मैंने E3 का मान निकाला है यहाँ पे। तो E3 की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.36 × 10⁻13 न्यूटन प्रति कूलाम, और इसकी दिशा है जैसा कि आप देख सकते हो कि 1+Q एक धनात्मक आवेश है, तो जो बिंदु P पर जो उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा, क्योंकि जो दिशा परीक्षण आवेश पर फोर्स की होती है वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होती है। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया है, और तीव्रता की दिशा जो है वो बाहर की तरफ होगी, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो। तो इसका भी मैंने जब सदिश रूप निकाला है तो इसकी जो दिशा है E3 की दिशा है वो -x अक्ष है, तो मैंने उसका एकांकी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, और माइनस है तो मैंने माइनस लगाया, यानी E3 की वैल्यू आई है -0.36 × 10⁻13 आई कैप। और अगर अब मैं इस पॉइंट पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा तो मैंने यहाँ पे तीनों को ऐड कर दिया है, यानी E बराबर E1 + E2 + E3 सबका सदिश रूप लेके मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है। तो आगे मैंने E1 E2 E3 की जो निकाल चुके हैं सबका सदिश रूप, उसको मैंने यहाँ पे पुट किया है, और ये पुट करने के बाद मैंने यहाँ
I1 के गुणांकों को मैंने अलग लिखा है और J के गुणांकों को एक साथ लिया है मैंने, और उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया है तो I का गुणांक जो वो निकल के आया है 7.43 इंटू 10^13 I कैप माइनस 6.187 10^13 J कैप। मैंने सॉल्व किया है। उसके बाद ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका सदिश रूप में आया है। अब जब हम इसका परिणाम निकालेंगे तो हम जानते हैं अगर कोई वेक्टर I और J के फॉर्म में है तो हम जब परिणाम निकालते हैं तो अंडर के अंदर I का गुणांक का स्क्वायर, J के गुणांक का स्क्वायर और K के गुणांक का स्क्वायर, बट यहाँ K का गुणांक नहीं है तो यहाँ सिर्फ मैं I और J के गुणांक पर लूँगा। तो आगे मैंने इसको सॉल्व किया है तो E की वैल्यू जो निकल के आई है सॉल्व होने के बाद, जो रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकल के आई है 9.668 इंटू 10^13 न्यूटन प्रति कूलम। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जहाँ पर रिजल्टेंट निकालने हैं तो उसका प्रोसीजर इस तरह से रहेगा। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का जो तरीका है वो आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। तो गाइस चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।